हेलो एवरीवन। केजीओ में जो होने वाला डीवी है उसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग जैसे कि स्किल टेस्ट होगा, किस पोस्ट का होगा और अपनी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने ओपन कर रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं आपको दिखा दूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारा केजीएमयू का। ठीक है, इसमें जो आपके लिए बेसिक डिटेल दी गई थी, ठीक है, स्पेशली आपका स्किल टेस्ट किस पोस्ट के लिए होगा और दूसरे जो प्रोसेस है या फिर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर पोस्ट की डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये भी चीज आपको ध्यान पता ही होगा कि मैक्सिमम पोस्ट इसमें सारी टेक्निकल ही है। ठीक है, और एक कमेंट आया था रिसेंटली कि वो पर्सन था, उन्होंने बोला था कि मैं हूँ किसमें, लास्ट थी पोस्ट, लाइब्रेरी नहीं थी, ये थी पोस्ट, हाँ कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई स्किल टेस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जैसे कि जो सिचुएशन है और जो अभी आपकी जैसे कि ना ओल्ड जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, पहले आप सुन लें, बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में। कहने का मतलब है किसी ने जैसे कि बैचलर किसी और स्ट्रीम से कर रखा है या किसी भी स्ट्रीम से और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो वो भी इसमें एलिजिबल कैंडिडेट है। इसमें ऐसा कोई प्रेफरेंस का नहीं है कि भैया देखो आपने बीटेक वाले हो तो और एमटेक वाला पीछे लगा हो तो आपको नहीं हटा दिया जाएगा और बीटेक वाले को ले लिया जाएगा। ऐसा सीन इसमें नहीं है। दूसरा, आपका स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, तो स्किल टेस्ट के लिए देखो सिंपली है, क्लियर कट जो यहाँ पे सीन है वो आप यहाँ पे देखते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा हुआ है साफ साफ, आपका सीआरटी होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। इसमें जो नंबर आएंगे उसके आधार पे अगर मिनिमम 50% आएंगे तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो ये तीनों रहेंगे। ठीक है, तो उनको एलिजिबल माना जाएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख रहे हैं। ठीक है, और 45% एससी एसटी वालों के लिए। तो जो भी अब यहाँ पे इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दैट नो टीएडीए एस्पिरेंट फॉर द सीआरटी, मतलब एग्जाम देने के लिए कोई नहीं जाएगा, और ऑल द डिस्प्यूट्स आर लीगल टू द केजीएम वाइस चांसलर, द फिल द एडवर्टाइजमेंट एज पर द पोस्ट एंड नॉर्मलाइजेशन रूल्स। तो यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी स्किल सॉरी स्किल टेस्ट का कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं यही कहूंगा किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक चीज और लिखी है सिलेक्शन प्रोसेस में, इसी पॉइंट को मैं ढूंढ रहा था कि द सिलेक्शन फॉर्मेट विल बी बेस्ड अपॉन द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, ओनली सीआरटी बेसिस पे, देयर विल बी नो इंटरव्यू एज पर। ठीक है, इसमें इंटरव्यू भी नहीं है, जैसे किसी पोस्ट पे लेवल 8 की पोस्ट है, ठीक है, और लेवल 9 की तो नहीं है लेकिन लेवल 8 तक ही है मैक्सिमम। ठीक है, तो जितनी पोस्ट है उसमें केवल और केवल आपका सिलेक्शन सीआरटी के बेसिस पे होगा। अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो डिवीजन हुआ वो चीज अलग बात है, सेपरेटली रैंक बनेगी और सेपरेटली विल बी अवॉर्डेड होगा, तो वो सब चीजें अलग है। ठीक है, और एक भी ध्यान रखना, यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऑल द एप्लीकेंट, अगर कोई भी आप रिजर्व कैटेगरी को नहीं कर पाते हो तो आपका कैंडिडेट कैंसिल भी हो सकता है। यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, while the preparing the general merit list category, all the applicant are including reserve will be taken into the consideration, but while preparing for the merit list for the reserve category, ठीक है, पर मेरिट जो रिजर्व कैटेगरी के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, ओनली द एप्लीकेंट ऑफ दैट कैटेगरी विल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। तो केवल उसी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो। कहने का मतलब ये है, अगर एक डाउट आपको क्लियर होगा गया, स्किल टेस्ट किसी का नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग अभी मैं बता रहा हूँ, और फिर इसमें जो आपको जो मेरिट वाला जो इशू था कि भैया मेरिट लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट कौन सी है, मेरिट लिस्ट है या नहीं, तो वो मेरिट लिस्ट का यही आपकी जो रैंक बन के आ रही है, रैंक बन के जो आपको आ रहा है, तो वही आप चीज माने। ठीक है, अब इसमें बोल दिया कि एक रैंक से लेके 17 रैंक वाले भैया यूआर वाले हैं। अब इसमें ओबीसी में भी जैसे कि 1 से लेके 15 वाले आप इसमें एलिजिबल हैं। ईडब्ल्यूएस में 1 रैंक से लेके 10 वाले आप इसमें आ सकते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कहीं आपने देखा होगा जैसे कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट थोड़े ज्यादा बुलाए जा रहे हैं। इसके केवल दो ही रीजंस है जो आप लोगों के डाउट आ रहा है कि भैया दूसरी लिस्ट आएगी नहीं आएगी। दूसरी लिस्ट आने का केवल एक ही चांस है, अगर कैंडिडेट एलिजिबल, मतलब मेन चीज है किसी भी कंडीशन पे, चाहे एलिजिबिलिटी पे, चाहे कैटेगरी के बेसिस पे, ठीक है, या फिर एज के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे अगर वो डिसेबल पाए जाते हैं, ठीक है, सॉरी एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं, सॉरी डिसेबल गलत हो गया बट, है ना, एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन कर जाएगा, तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अब ये चीज यहाँ पे ये भी है कि मैक्सिमम, अब जैसे कि सब लोग कमेंट में करें कि यार इतने के इतने बुलाए जा रहे हैं, इतने कितने बुलाए तो मिल ही जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने इतनी इतनी सिली मिस्टेक्स कर रखी है, ठीक है, और उनका क्वालिफिकेशन भी हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़े से ना डाउटफुल पॉइंट्स है कि हाँ। अब लेकिन मैं इस बात को इसलिए नहीं कहता क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है भाई, वी आर ह्यूमन बींग्स, गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, नो बडी नो एवर एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं इसीलिए एक एक पॉइंट को इसीलिए आपको एलेबरेट कर रहा हूँ ताकि आपके मन में ना डाउट रह जाए, और फिर आगे अगर कोई भी गलती अगर हो भी गई है आपसे, मैं ये नहीं कह रहा जैसे सर्टिफिकेट के बेसिस पे हो गई हो या एलिजिबिलिटी के बेसिस पे हो गई हो, एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो वो गलती आपके साथ दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती रिपीट होना गलत नहीं है पर रिपीट नहीं होना, रिपीट करना गलत है ना।
तो इस बेसिस पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। तो ये चीज मान के चला। अब एक कैंडिडेट था जिसने ये कहा था कि सर मेरे 8.33 यानी 16.33 करके ऐसे कुछ उसके नंबर थे। ठीक है, मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 49.9999 है। ठीक है, 50% नहीं है। ठीक है, और वो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बट वो एलिजिबल नहीं है। तो ये बात आप मान के चले। ये जो आपके तो 16 है। ठीक है, जब आप ये सोचिए जिसका एक नंबर से जो बॉर्डर में रह गया हो। ठीक है, फिर उसके बाद भी इसके बाद जो कैंडिडेट की जो आपकी रैंक बनती है, रैंक 1 2 3 4, फिर ये है अनरिजर्व वाली जो कि है ओवरऑल रैंक। दूसरी ये बनती है जैसे कि अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, देखिए ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है। ठीक है, तो ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो इनकी रैंक अलग रहेगी, इनकी रैंक 1 2 ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप यू आर ऐसा कैंडिडेट शायद कंप्यूटर प्रोग्रामर का ही है ना, एक कैंडिडेट का मेल आया था मुझे। उनकी जो कंप्यूटर जो ईडब्ल्यूएस में रैंक उनकी 4 है। ठीक है, और उनकी जो यूआर में या फिर कहें कि ओवरऑल रैंक में उनकी रैंक 5 है। ठीक है, तो अब आप ये बताएं, अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुकना है। वो जो आपकी एलिजिबिलिटी के जो ये है ना, थोड़ा सा एक डाउट है ना, कि भैया मेरा होगा कि नहीं होगा वो चीज। अब आप ये देखें, यूआर में इसमें कितनी है, 5 पोस्ट। तो वो बंदा इसमें सिलेक्ट होगा कि ईडब्ल्यूएस में होगा। पहली बात ये है कि ईडब्ल्यूएस में से कोई सीट ही नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 5 यूआर की पोस्ट है ना, और एक ओबीसी की और एक एससी की पोस्ट है। तो वो पर्सन किस में सिलेक्ट होगा? अगर मैं मान लूं अगर ओबीसी की ना होके यहाँ पे ये एक पोस्ट, या फिर यह मानते हैं कि यहाँ पे 7 पोस्ट या 5 पोस्ट या 4 पोस्ट भी मान लेते हैं, क्योंकि फिर रैंक का पता क्लियर कट हो जाएगा। अगर है ना वो कैंडिडेट होता, तो वो किस में सिलेक्ट होता? वो यूआर में सिलेक्ट होता, क्योंकि यूआर मतलब अनरिजर्व, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। कोई भी पर्सन आ सकता है जो अपनी काबिलियत पे, मतलब वो अपने कितने मार्क्स लेके आता है उसके आधार पे वो इसमें आ सकता है। और अगर वो किसी भी तरीके का जो भी रिजर्वेशन है, वो जैसे कि एज का, किसी भी तरीके का, क्योंकि ज्यादातर एज का ही रहता है इन सब में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक का रहता है ना, इसमें एज का रहता है। तो इसमें तो वो उस तरीके का कोई भी तरीके का रिजर्वेशन ना लिया हो। तो अगर लिया होगा तो वो नहीं आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो एज की लिमिट है अगर 30 है, ठीक है, और वो बंदा जब फॉर्म भर रहा है, मतलब 1 जुलाई की समथिंग एज कैलकुलेट की गई है 2024, वो 2 जुलाई को, या 2 जुलाई को वो 30 महीने 30 साल 1 दिन का हो जाता है, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो वो अपनी कैटेगरी में ही जा सकता है, इससे मैटर नहीं करता। तो ये चीज है, ये कोई जरूरी अब उसकी उस पर्सन में उसके जो कहा था कि कंप्यूटर प्रोग्रामर में उसके यूआर में रैंक कितनी थी, 5 है। तो वो बंदा पक्का सिलेक्ट है ना, टोटल पोस्ट ही 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, भले वो लास्ट पॉइंट पे सिलेक्ट है पर वो सिलेक्ट है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि भैया देखो 1 2 3 चौथे नंबर पे क्या सीन है। 5 तो उसकी ओवरऑल रैंक आई है, पर जो आगे वाले हैं वो कैंडिडेट आते भी हैं कि नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो उनके जो डॉक्यूमेंट है इन डेट के मिलते हैं कि नहीं मिलते। ठीक है, तो वो चीज भी इफेक्ट करेगी। अब फिर उसके बाद भी ये डिपेंड करता है, हो सकता है बाई मिस्टेक किसी भी टेक्निकल ग्लिच के कारण उसका मतलब फॉर्म भर गया हो, या उसने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ी बहुत एक आध दिन इधर उधर फॉल्स कर दी हो। तो लेकिन वहां पे तो आपकी जो 10th की मार्कशीट में जो आपकी एज होगी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा मैंने जो डीवी के जो इंस्ट्रक्शंस की वीडियो बनाई थी कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई थी, मैंने कहा था भाई पेन पेपर पकड़ के बैठ जाओ, इस सीरीज में अपने डॉक्यूमेंट सारे लगा लेना। ठीक है, तो उसमें मैंने कहा था कि 10th की मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट लगेगा। तो वो दोनों चीजें एक ही होती है, किसी किसी की में अलग रहती है, वैसे सबकी ज्यादातर एक ही होती है। तो उसमें जो आपका नाम होगा, ठीक है, जो आपका फादर्स नेम होगा, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, उसी को कंसीडर किया जाएगा। भले आपकी रियल में कितनी हो, कैसे पे भी कितनी हो, कहीं पे भी कितनी हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपकी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन आगे फॉर कंसीडर फॉर डेट ऑफ बर्थ। अगर आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैंने आपको इलेबोरेट किया इसी चीज। तो आप तो उसके इन से ये सारे कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि आगे वाला बंदा जाएगा कि आएगा। सबसे बड़ी बात होती है इस बीच में लगभग 2 3 डीवी हो चुके हैं, तो ये हो सकता है कि वो पर्सन चला जाए। ठीक है, ऐप आए ही ना डीवी के लिए। दूसरा केस ये भी हो सकता है, अब ये चीज होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट पे 5 है, उन्होंने 7 बुलाए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ, मुझे नहीं ध्यान है कि उसमें कितने बुलाए हैं रैंक के अकॉर्डिंग, 7 वाले बुलाए हैं। अब हो सकता है भैया आगे के जो 3 आए ही ना, 2 3 4 ना आए, या 1 2 3 ना आए, या ना आए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 3 पोस्ट उन्होंने बुलाए, कितने, 7। अब बचे कितने बंदे, वहां कितने पहुंचे, हम कह रहे 5 के 5 पहुंच गए। ठीक है, तो टोटल बंदे 4 हुए ना, क्योंकि 3 तो बंदे हट गए टोटल 7 में से, है ना। अब मैं ये इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ यूआर में अगर उन्होंने 1 रैंक से लेकर 7 रैंक वाले बुलाए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ जितना मुझे ध्यान है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तब भी एक सीट खाली रह गई। अब इस एक सीट को भरने के लिए पूरा एग्जाम तो कराएंगे नहीं, सीधी सी बात है, सेकंड दूसरी लिस्ट निकाल देंगे। तो ये ऐसा केवल एक कंडीशन में नहीं हो सकता। अब मैं एक रियल एग्जामिनेशन देता हूँ। मैंने एक एग्जामिनेशन दिया था, उसमें मेरी ओवरऑल रैंक आई थी 17। ठीक है ना। फिर मेरा मतलब अगर सीक्वेंस देखो तो मेरा 17 के आसपास था, है ना, तो 17 था। लेकिन वहां पे मेरे आगे बंदे कितने, और उसमें पोस्ट थी 9 के आसपास। ठीक, लेकिन लेकिन बंदे कितने आए, पर्सन कितने आए, बंदे या क्या बंदी भी थी, है ना, एक फीमेल कैंडिडेट था, तो कितने आए, 4।
अब बताओ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। अब आप ये कहोगे भाई ऐसा इतना कैसे हो गया? देखो इतना ऐसे हो गया ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि वहां पे इसमें उसमें एक अजीत नाम का लड़का था, ठीक है, उसका मैंने देखा था एक दूसरे जोन में हो चुका था, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग जहां मिलेगी आप वहां लोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि भैया मैंने प्रयागराज भरा है तो मैं प्रयागराज से मिलेगा, या भोपाल से भरा है तो मुझे भोपाल ही मिलेगा तभी मैं जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, और रही बात आजकल, जैसे पहले ये होता था कि चलो फीमेल्स वगैरह के लिए ये कहा जाता था कि नहीं देखो घर से दूर है उतना मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब फीमेल आर इंडिपेंडेंट और वो काफी अलर्ट रहती हैं और इंटेलिजेंट भी हो गई, तो ऐसा नहीं है ना। तो वो चीज अब वो भी नहीं रही। अब फिर ये होता है कि भैया फैमिली प्रेशर है, ठीक है, वो मेल के लिए भी साथ हो सकता है और फीमेल के लिए भी साथ हो सकता है, तो वो तो कोई भी कंडीशन होती है, तो सॉरी फैमिली प्रेशर का तो कुछ नहीं कह सकते। तो बट इट्स डिपेंड, और भैया देखो सबकी अपनी अपनी कंडीशन भी होती है। एक ऐसा पर्सन है जिसका प्रयागराज में सेलेक्ट हुआ था, वो प्रयागराज में ही था, आज प्रयागराज ही जोन बोला जाएगा शायद, है ना। वो बंदा सेलेक्ट हुआ था जो मैंने आपको बताया था, 4 कैंडिडेट थे, उसमें से एक बंदा था। अब रैंक उसकी कितनी थी ये एग्जैक्टली नहीं ध्यान है मुझे, पर उसका डीवी सबसे पहले हुआ था, है ना। तो फिर वो मान के चलो, उसका सीन ये था, वो शायद साउथ में था, जिन्हें बंगाल से था, जिन्हें बेंगलुरु से था, इस मतलब साउथ रीजन से था, है ना, एग्जैक्टली चेन्नई से शायद था, एम आई, क्योंकि वो उसे केवल हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश आती थी और अपनी नेटिव लैंग्वेज जानता था, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे सड़क का इशू था। बाकी और शायद भाई, शायद ये तो मुझे पता, शायद क्रिश्चियन था, एम आई नॉट रॉन्ग टू, ठीक है, पर जो भी है, क्योंकि रॉबर्ट रॉबर्ट करके उसका कुछ नाम था, है ना। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो फिर ज़्यादा पर्सनल हो जाएगी डिटेल, बंदा बंदा मेल करके मुझको कहेगा कुछ ना कुछ, है ना। तो ये सीन था, तो ये चीज मत बोलो कि भाई क्यों नहीं होता। तभी मैंने आपसे ये कहा भाई अगर वैकेंसी 9 है, ठीक है, तो अगला 9 वाले बंदे रेडी रहें, ठीक है। ये मैंने इसी आधार पे कहा, दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अब ये उसके आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो ये अब बहुत से सीन होते हैं। अब यहाँ पे भी है, अब 1 से 7 वाले बुलाए गए, अब यहाँ में 1 से 6 रैंक है, ठीक है, OUR में, ठीक है, 6 कैंडिडेट सिलेक्टेड है, तो इसमें 6 ही बुलाए जाएंगे, हो सकता है 9 बुलाए गए हों, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है, 7 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं, इतना हो सकता है। अब कितने सेलेक्ट हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, अब वो चीज क्लियर कट तभी हो पाएगी जब आपका डीवी हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ एलिजिबिलिटी जो रेडियोलॉजी की थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। अब देखो इसमें स्किल टेस्ट का देख लो, स्किल टेस्ट इसमें किसी में भी नहीं दिया गया, क्योंकि ये सारी पोस्ट टेक्निकल है, और टेक्निकल का मतलब ये होता है, स्किल क्या होता है आपने, जैसे कि अब अगर मैं अपने उसके नॉलेज के आधार बताऊँ, इसके लिए होता है फॉर एग्जाम्पल आपने पर्टिकुलर चीज में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ऐसा किया। अब इसमें क्या होता है, ये जो डिग्री वगैरह होती है या फिर इसमें होता है, इसमें जो आपकी स्किलनेस होती है नॉलेज के साथ इसी में नरिश होती है, मतलब आपका एक्सपीरियंस भी होगा तो वो भी इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। और आपका वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, ठीक है, हाउस जॉब होता है, ठीक है, तो वो सब चीजें क्या रहती है अंदर ही तो रहती है, इसके कोर्स के नहीं रहती है। तो एक तरीके से आपकी जो नॉलेज है वही अपडेशन हो जाती है। अब टाइप स्किल का टेस्ट में ज्यादातर वही आता है भैया, देखो टाइपिंग हो, ठीक है, तो टाइपिंग की इसमें कोई पोस्ट है नहीं, ठीक है, स्पीड की हो, जैसे कि शॉर्ट हैंड वगैरह चीज वो चीज पूछी गई हो तो वो चीज नहीं है, कोई ऐसा डिक्टेशन वाला कोई ऐसा कोई इसमें जॉब नहीं है, तो वो सब चीजें सारी इसमें टेक्निकल हैंड पोस्ट है, और टेक्निकल हैंड ही सारी वो है। अब एक चीज कमेंट आ रहा था कि भाई MLT वाला है ना, तो वो 200 बेड का समथिंग बोल रहे थे। अब जैसे कि इसमें ये बोला है कि आपने लगभग 100 बेड के हॉस्पिटल में आपने काम किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आपने अच्छी रैंक ग्रैब करी है, ठीक है, तो अच्छी रैंक ग्रैब करने के बाद फिर आपका ये, मेरे ख्याल से ये है कि ऐसा हो जाता है। अब ये फार्मेसी फील्ड में तो हुआ है कहीं कहीं, हर जगह नहीं, क्योंकि वो चीज मेरे साथ नहीं हुआ, किसी एक अनोदर पर्सन के साथ हुआ, तो उसने कहा था मेरे साथ हो गया, मेरा तो चल रहा है, ठीक है। वो किसी डिपार्टमेंट में, अब कहाँ पे निकली थी एग्जैक्टली उसने नहीं बताया, किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली थी, तो उसमें मतलब मेन चीज था 50 बेड का था, ठीक है, एक्सपीरियंस कुछ ऐसा मांग रहा था, तो उसके हॉस्पिटल में कुछ थोड़ा कम का सीन होगा, ठीक है, जो भी चीज होगा, तो उसका कंसिडरेबल हो गया। लेकिन उसका जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था वो पूरा पूरा था, ठीक है। और एक कंडीशन ये थी जिसमें ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऐसा था जैसे कि 2 साल की जगह 1 साल 18 महीने का हो या फिर 20 महीने का हो, ठीक है, पूरा 2 साल नहीं था, ठीक है, कुछ 3-4 महीने का मेंची डाउन ऑफ था, ठीक है। तो उस केसेस में लेकिन उसमें बेड का सीन ओके था, ठीक है, 50 बेड थे, 50 बेड का था, लेकिन वो फिर उसका भी कंसिडरेबल कर गया। तो इट्स डिपेंड अपॉन, सबसे मेन चीज बात होती है इसमें कि आप किस रैंक पे हो। अगर आपके आगे जो बंदा खड़ा है वो अगर आपसे एक्सपीरियंस बेटर लिए हुए है, ठीक है, और बेटर प्लेस से लिए हुए है, तो मे बी चांस है उसका पहले हो जाए, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस तो रैंक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर अगर एलिजिबिलिटी नहीं मिलती उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आप अगर बचते हो तो आपको लिया जाएगा, ठीक है। पहले तो वो प्रयास ही करेंगे बेस्ट से बेस्ट लेने का।
ठीक, इसमें आपका ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर्स और बैचलर अगर ऑब्लिक में लिखा हो तो ये नहीं है कि भैया देखो मास्टर्स वाले को ले लेंगे बैचलर वाले को नहीं लेंगे। यहाँ पे केवल सीन डिपेंड करता है व्हाट इज योर रैंक। ठीक है, ओवरऑल रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक कितनी है। ठीक है, दैट्स इट। ये चीजें मैटर करती है। क्वालिफिकेशन जो भी चीज है वो आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, और क्या आपके डाउट्स है, और अगर जैसे डाउट्स होते हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। मेरे को इसमें जो आपके स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जो क्लियर कट करना था वो मुझे भी करना था, क्योंकि अगर स्किल टेस्ट का इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पोस्ट में फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में कंसिडरेबल है, ठीक है, मिनिमम उन्होंने इलेबोरेट कर रखा है कि भैया हाइट इतनी चाहिए, चेस्ट इतनी चाहिए, फीमेल एग्जाम्पशन है इसमें, ठीक है, और एक्सपीरियंस जैसे कि इसका चाहिए, तो वो चीज़ उन्होंने मैंशन कर दी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जिसमें नहीं है जो उसमें भी मांग लिया जाएगा। देखो फिजिकल का मेन जो सर्टिफिकेट होता है, देखो फिजिकल जो पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है, भैया देखो आपकी पोस्ट कैसी है, इसमें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें फिजिकल का काम है, तो उसमें दूसरी बात अगर आप पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन ले रहे हो तो उस केसेस में ये होता है कि आपका मेडिकल होगा, ठीक है, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं। तो होपफुल मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर गेट किए होंगे रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी स्किल टेस्ट। ठीक है, तो कोई स्किल टेस्ट नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये एक बात ध्यान रखो, अगर स्किल टेस्ट होगा तो आपको डीवी के लिए आपकी रैंक ही नहीं आएगी। ये जो रैंक का जो सिस्टम आ गया, रैंक का जो मैटर आ गया ना, ये रैंक का मैटर नहीं आता। ये पहले आता आपका स्किल टेस्ट, भैया स्किल टेस्ट इन पोस्टों का होना है। अब जब ऐसा थोड़ी ना कि ज्वाइनिंग के बाद आपका स्किल टेस्ट लेंगे, फिर क्या मतलब रहेगा स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट भी एक पड़ाव होता है, भले उसमें कोई ऐसी टारगेट नहीं होता, उसमें एक फिक्स होता है कि भैया देखो 50 नंबर का है आपका स्किल टेस्ट, आपके 20 आने चाहिए मैंडेटरी। ठीक है, सीधा उन्होंने कह दिया, या 33% आपका होना चाहिए। ठीक, उन्होंने सीधा कह दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये चीज होती है। अब फिर इसके बाद जो बंदे सिलेक्ट होंगे वो फिर उनकी रैंक बनती है। अब जब आपकी रैंक आ गई है, ठीक है, मेरी रैंक इतनी है, मेरी रैंक इतनी है, तो जब रैंक आ गई है तो इसका मतलब ये है अब केवल और केवल डीवी है, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग है, और कोई अंत प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बस अपने मैं एक ही बात कहूंगा, डॉक्यूमेंट देख लो, अपने फोटो स्टेट की जो मैंने सीक्वेंस अगर देखा हो, अपने डीवी लिस्ट वाली जो मेरी वीडियो है ना उसको पूरा देख लो, सही से इन डेप्थ देख लो। ठीक है, कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, और पॉसिबल हो तो जो नोटिफिकेशन है वो आप खुद भी देखो, ताकि आपको ये महसूस हो कि हाँ उसके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड जाते जाते एक चीज में देख आगे, जैसे कि ये पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट की, है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशन। ठीक, पब्लिक रिलेशन। दूसरा, एक्सपोजर इन कंप्यूटर पर्सनल। अब अगर यही चीज यहां होती फॉर एग्जांपल एसेंशियल में, तो फिर क्या होता सीन, तो फिर इनका स्किल टेस्ट होता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि रिसेप्शनिस्ट का स्किल टेस्ट होता है, पर यहाँ पे फिलहाल नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।